जिस दिन आप समझ जाएंगे बिहार बोर्ड बोर्ड में जो है ना 100 मार्क्स कैसे लाया जाता है, तो आप अकाउंट मतलब लेखा शास्त्र में जो है ना आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, समझे। अभी जो 3 से 4 दिन जो बचा हुआ परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बताएंगे जो कि रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन लिए पूरे बुक से आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 प्रश्न लिए हुए हैं, पूरे संपूर्ण बुक से 15 से 17 प्रश्न जो कि रिपीटेड रहता है, समझे। वही प्रश्न लिए हुए हैं जिसमें आपको पता भी होगा कि पूरा अगर परिभाषा भी अकाउंट में याद कर लीजिएगा तो 30 में 30 मार्क्स आपको आ जाएगा। पूरे बुक का परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, 30 में 30 मार्क्स आ जाएगा, समझे। और उसके बाद क्या होता है, आपको एग्जाम्पल पूछते रहता है दूसरा नंबर में, और तीसरा नंबर में आपको क्या पूछते रहता है, 5 नंबरी में क्वेश्चन आंसर पूछते रहता है। 3 ही चीज़ अकाउंट में पूछते रहता है और चौथा प्रैक्टिकल। 4 ही चीज़ पूछते रहता है अकाउंट में, बाकी कुछ नहीं, समझे। जिस दिन आप ये समझ जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें अब हम लिए हुए हैं, आपको परिभाषा सब लिए हुए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मतलब 2 नंबरी 5 नंबरी का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं आपको प्रैक्टिकल के साथ में, समझे। पूरे वीडियो में देखिए आपको पूरा संपूर्ण किताब का है। जिसमें डेफिनेशन की बात करें तो पहला डेफिनेशन याद कर लीजिएगा एनपीओ का, मतलब गैर लाभकारी संस्था क्या होता है उसका। दूसरा आप सब्सक्रिप्शन, और तीसरा इंडोमेंट फंड, ये चैप्टर हो गया। और एनपीओ मतलब गैर लाभकारी संस्था, और आपको इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर जो है, इसमें से बहुत ज़्यादा परिभाषा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा परिभाषा पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर से, समझे। और सबसे ज़्यादा चैप्टर में किस में है, आपको 2 ही चैप्टर में है परिभाषा। तो आप इसमें परिभाषा भी याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। एग्जाम्पल की बात करें तो कम से कम 2 एग्जाम्पल एनपीओ का याद कर लीजिएगा, समझे। उसके बाद आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या, राजस्व आय का 2 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का पूंजीगत जो आपको व्यय होता है उसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। और 5वां होता है आपको कैपिटल इनकम मतलब पूंजीगत आय। ये 5 जो है एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा इस सब का, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। किसका, एनपीओ का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू इनकम का, उसका रेवेन्यू यहाँ पे रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये चारों आप याद कर लीजिएगा, 5 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ परिभाषा में 3 और उसके बाद एग्जाम्पल में 5। एग्जाम्पल जो 2 से 3 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ पूछता है आपको, ये हो गया। उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी देखेंगे 2 से 3 मतलब चैप्टर पूरे संपूर्ण बुक से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पूछते रहते हैं, वो भी 2 नंबरी में, समझे। ये याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 नंबरी में जो कि आती रहता है, स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब क्या, आय एवं व्यय खाता की 4 विशेषता को लिखिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, समझे। दूसरा आपको आता है दूसरे चैप्टर में पार्टनरशिप होता है, साझेदार, उसमें का परिभाषा याद कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका नाम है पार्टनरशिप, परिभाषा जो पूछते रहता है आपको। उसका क्वेश्चन आंसर की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इस दोनों में अंतर क्या है, मतलब अस्थायी पूंजी और अस्थिर पूंजी में दोनों में अंतर क्या है वो बता दीजिए। 2 चीज़ इसमें से याद करिएगा, इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं पूछता रहता है। दूसरा चैप्टर में आपको एग्जाम्पल नहीं पूछते रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा पूछ देगा और इसका एक अंतर पूछ देगा। फिर आते हैं तीसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में आप 2 परिभाषा याद कर लीजिएगा, एक गुडविल का, एक सुपर प्रॉफिट, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपको, कि ख्याति किसको बोला जाता है और अधिलाभ किसको बोला जाता है, समझे। उसके बाद आते हैं हम तीसरा ही चैप्टर में, एक क्वेश्चन है जो कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि है राइट द नेम्स ऑफ 3 मेथड ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को निकालने के लिए, ख्याति को कैसे निकाला जाता है। 3 मेथड है आपको, एक एवरेज हो गया, एक हो गया सुपर प्रॉफिट, एक हो गया आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। तो वो तीनों चारों जो है आपको 3 मेथड जो है वो आप लिखिए, समझे। वो तीनों मेथड जो है ना आप लिखिए गुडविल में। उसके बाद आते हैं अब आपको एक क्वेश्चन और है गुडविल से जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपको राइट द फीचर्स ऑफ गुडविल, मतलब क्या, ख्याति की विशेषता क्या क्या है वो आप लिखिए। फिर आ जाते हैं हम चौथा चैप्टर में, जो बता रहे हैं आप वही याद करिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चौथा चैप्टर है। उसमें से आप बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, मतलब क्या हुआ, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में क्या अंतर है वो बताइए। ये आपको चौथा चैप्टर में मिल जाएगा, 5वां छठा चैप्टर में मिल जाएगा। इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाता है आपको, समझे। कि अच्छा आपको लाभ अनुपात और त्याग अनुपात में क्या अंतर है वो बताइए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब क्या हुआ, पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। परिभाषा इसमें 3 याद करिएगा, ये आपको अलग से लिख दिए। दूसरा याद कर लीजिएगा गेनिंग रेशियो का, और तीसरा याद कर लीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, जिसको बोला जाता है त्याग अनुपात, समझे। 4 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये करना है, एग्जाम्पल नहीं पूछता है 4 चैप्टर से, समझे। फिर देखते हैं 5 नंबर में आते हैं, गिव टू एडवांटेज ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर,
समझे। एक नए साझेदार के प्रवेश होने पर आपको 2 फायदा कम से कम बताइए। देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिकल में 5 नंबरी में या 2 नंबरी में आपको पूछता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, समझे। अब प्रैक्टिकल पूछता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं पूछता है, इस चैप्टर से पूछता है, वो आपको हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि प्रैक्टिकल भी बनाना है आपको पूरे चैप्टर संपूर्ण किताब का। 6 नंबर में आते हैं चैप्टर में। 6 नंबर में आप क्या करेगा, एक परिभाषा याद कर लीजिएगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। ये आपको पूछता है आपको 6 नंबर चैप्टर से, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का मतलब साझेदार का अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। तो इसका आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको 7 नंबर चैप्टर में पूरा 16 चैप्टर है, जिसमें आपको 7 नंबर चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक परिभाषा क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। हाउ विल यू कंप्यूट द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टी। ये आपको 5 नंबर में पूछते रहता है आपको कि मृत साझेदार को देय राशि की गणना आप कैसे करेंगे। आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझे। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाता है रिपीटेड। 7 चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कोई है तो ये है आपको 5 नंबर में, और प्रैक्टिकल होगा, समझे। 8 नंबर चैप्टर में आप आते हैं। देखिए परिभाषा दीजिए सबका। रियलाइजेशन अकाउंट का परिभाषा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या वसूली खाता क्या होता है और फर्म का विघटन से आप क्या समझते हैं, इस दोनों का परिभाषा याद कर लीजिएगा पूरे 100%, क्योंकि 3 से 4 दिन बचा हुआ है आपके एग्जाम को, 10 तारीख को एग्जाम भी है आपका। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर विच सर्कमस्टांसेज अ पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व। इसका मतलब समझे, किन परिस्थिति में साझेदार फर्म का विघटन होता है, कौन कौन परिस्थिति के कारण, समझे। कौन कौन परिस्थिति ऐसा रहता है कि मतलब बिजनेस जो है ना बंद हो जाता है, मतलब क्या आपको पार्टनरशिप जो फर्म रहता है मतलब साझेदार फर्म वो बंद हो जाता है, किस किस परिस्थिति में। 5 नंबर में याद कर लीजिएगा। होगा तो 2 नंबर में पूछ देगा तो 2 पॉइंट ही लिखेंगे, 5 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 5 पॉइंट लिखेंगे, समझे। उसके बाद आता है आपको डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब क्या पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में क्या अंतर है वो बताइए आपको। ये पूछा जाता है कि दोनों में आपको डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब क्या पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता में क्या अंतर है वो बता दीजिए। 8 नंबर चैप्टर तक। 9 नंबर चैप्टर में बहुत ज़्यादा बोले तो आप पूछा जाता है 1 नंबर जो आपको एनपीओ है गैर लाभकारी संस्था, उससे भी ज़्यादा पूछा जाने वाला कोई चैप्टर है परिभाषा, तो वो आपको देख लीजिए। 10 से 11 परिभाषा कम से कम आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम। जिसमें पहला हो गया आपको सरेंडर वैल्यू किसको बुलाता है, मतलब कि आत्मसमर्पण मूल्य किसको बुलाता है। दूसरा परिभाषा आप याद करिए कंपनी का, समझे। तीसरा आता है स्वेट इक्विटी शेयर का, मतलब कि उद्यम क्षमता अंश से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपको शेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अंश। जो भी ये क्वेश्चन जो लिए 10 से 11, इससे तो 25 से 30 क्वेश्चन है इसमें परिभाषा, नहीं तो कम से कम 20 तो जरूर होगा। उसमें से सिर्फ 10 से 11 लिए जो कि रिपीटेड रहता है, जो बार बार पूछता है आपको। अंश। पेड अप कैपिटल किसको बुलाता है, प्रदत्त पूंजी। उसके बाद फिर से आता है आपको इक्विटी शेयर, मतलब कि क्षमता अंश से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आता है आपको इशूड कैपिटल, मतलब कि निर्गत पूंजी से आप क्या समझते हैं। फिर आता है आपको परिभाषा जो याद करेगा री इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर और प्रीफरेंस शेयर। ये आपको तीनों जो है याद कर लीजिएगा। तो जितना भी 10 से 11 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है आपको, तो इसी चैप्टर में से परिभाषा पूछता है आपको, समझे। फिर आता है आपको कंपनी से आइएगा तो पहला आपको पूछेगा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ कंपनी। परिभाषा तो आप याद ही कर लिए, यहाँ पे कंपनी का परिभाषा ये तो याद ही होगा आपको। उसके बाद पूछ देगा आपको कि कंपनी की क्या क्या विशेषता है वो आप लिखिए, समझे। उसके बाद पूछ देगा आपको डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। ये आपको 2-3 चैप्टर में देखने को मिलेगा कि ऋण पत्र और अंश में क्या अंतर है वो बताइए आपको। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऋण पत्र और अंश में क्या अंतर, 2022 में भी पूछा गया था। फिर आपको दिखाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये भी 2022 में पूछा गया था कि निजी संस्था और सार्वजनिक संस्था में क्या अंतर है वो बता दीजिए आपको। बोले तो 10 चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 चैप्टर को मर्ज करके जो 9 चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 9, तो वो चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछता है आपको। फिर 10वां नंबर में आता है चैप्टर में सिक्योर्ड डिबेंचर किसको बुलाता है, परिभाषा याद करिएगा। फिर आता है रिडीमेबल डिबेंचर और कूपन रेट। 3 परिभाषा 10 नंबर चैप्टर से आप याद कर लीजिएगा, जिसको बोला था सुरक्षित ऋण पत्र, प्रतिदेय ऋण पत्र और कूपन दर। ये 3 परिभाषा कम से कम 10 नंबर चैप्टर से आप याद कर लीजिएगा। सिर्फ 3 परिभाषा कम से कम याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपको डिस्क्राइब द वेरियस काइंड ऑफ डिबेंचर, मतलब कि ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार, जो 3 से 4 प्रकार कम से कम याद कर लीजिएगा, समझे। 2 नंबर से लेकर 5 नंबर में पूछते रहता है आपको, ये कम से कम 3 से 4 या 5 परिभाषा होगा तो आप याद कर लीजिएगा। आप परिभाषा नहीं, आपको ये प्रकार जो है याद कर लीजिएगा। 11 नंबर चैप्टर में आपको आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
उस चैप्टर का आप सिर्फ और सिर्फ ऋण पत्रों का शोधन जो है परिभाषा याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है आपके पास कि स्टेट एनी 4 मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब क्या, ऋण पत्रों का शोधन के किन्हीं 4 प्रकार को लिखे, 1 2 नहीं, कम से कम 4 प्रकार को लिखिएगा। 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं आपको 11 नंबर में। अब आते हैं 12 नंबर चैप्टर में, जो कि 4 परिभाषा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको करेंट एसेट्स मतलब चालू संपत्ति किसको बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब परिचालन चक्र किसको बोला जाता है, लिक्विड एसेट्स मतलब चल संपत्ति किसको बोला जाता है, और फाइनेंशियल स्टेट मतलब वित्तीय विवरण किसको बोला जाता है। ये आप परिभाषा ही बोलिए, लिखिए, ये आप 4 परिभाषा याद कर लीजिएगा, समझे, जिसमें करेंट एसेट्स, ऑपरेटिंग साइकिल, लिक्विड एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेट में क्या क्या आपको परिभाषा है इसका वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है इसका कि राइट द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि 5 नंबर में पूछते रहता है, ऐसे पूछ सकता है इसको कि राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या वित्तीय विवरण का आपको उद्देश्य क्या है, आखिर आप वित्तीय विवरण क्यों बनाते हैं वो बताइए आपको। या फिर पूछ सकता है आपको राइट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या हुआ आपको कि वित्तीय विवरण का सीमाएं क्या है वो बताइए। 5 नंबर में आपको पूछ सकता है ये, समझे। उसका एग्जाम्पल इस चैप्टर से पूछता है कि आपको करेंट एसेट्स का 2 एग्जाम्पल दीजिए, लिक्विड एसेट्स का 2 एग्जाम्पल दीजिए और नॉन करेंट एसेट्स का 2 एग्जाम्पल दीजिए, समझे, मतलब उदाहरण दीजिए, समझे। करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट, नॉन करेंट एसेट, इसका हिंदी देख लीजिएगा और वो आपको हिंदी मीडियम में भी आप याद कर लीजिएगा, समझे। फिर आते हैं आपको 13 नंबर चैप्टर में, परिभाषा जो कि आपकी है वित्तीय विवरण का विश्लेषण, मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो आप बता दीजिए। और दूसरा आपको परिभाषा याद करिएगा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या, तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या होता है वो बताइए। 2 चीज याद रखिएगा इस चैप्टर में से कि वित्तीय विवरण विश्लेषण किसको बोलते हैं और तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसको बोलते हैं। 2 परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से याद करिएगा। और 2 ही आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर जो कि 5 नंबर पूछता है आपको, स्टेट हुम में बी इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात बताइए कि वित्तीय विवरण जो बनाता है ना उसका जो विश्लेषण करता है उसमें कौन कौन आदमी को रुचि होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का निकलता है उसमें किस किस बंदा का रुचि होता है वो बताइए, आपको 5 नंबर में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आप आ सकता है कि गिव टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, मतलब कि सामान्य आकार विवरण के कम से कम 2 जो है आपको उद्देश्य लिखे, 2 उद्देश्य लिखे, कम से कम 2 उद्देश्य लिखे, ये आपको आ सकता है 13 नंबर चैप्टर में। 14 में आते हैं, 14 परिभाषा 3 याद कर लीजिएगा, ट्रेंड एनालिसिस किसको बोलता है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट किसको बोलते हैं और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं वो याद कर लीजिएगा। मतलब कि ट्रेंड एनालिसिस का हिंदी होता है प्रवृत्ति विश्लेषण किसको बोलते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट मतलब क्या होता है आपको तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा किसको बोलते हैं और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं वो याद कर लीजिएगा, समझे। 14 में सिर्फ देखिए आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं कर, क्वेश्चन आंसर भी नहीं, आपको ये जो है ना आपको प्रैक्टिकल भी 14 चैप्टर में नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद कर लीजिएगा 3, समझे। 14 चैप्टर में समझिए सबसे कम पूछता है तो 14 चैप्टर में, 14 में वो भी परिभाषा आपको 1 से 2 पूछ देता है, वो भी पिछले साल से पूछना शुरू कर दिया। 15 में आते हैं, परिभाषा की बात करें तो वर्किंग कैपिटल, आप इसका हिंदी देख लीजिएगा, करेंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसको बोलता है, डेट इक्विटी रेशियो और रेशियो एनालिसिस। ये जो 5 परिभाषा है कम से कम 5 परिभाषा के जो है ना आप रट जाइए, सिर्फ और सिर्फ 5 परिभाषा आपको चैप्टर नंबर 15 से, कि वर्किंग कैपिटल किसको बुलाता है, करंट रेशियो किसको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और रेशियो एनालिसिस किसको बुलाता है, ये आप रट जाइए 15 नंबर चैप्टर से। फिर आते हैं आपको इसी का क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इसमें पूछता है इस चैप्टर में से कि स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस, या फिर पूछ सकते हैं आपको कि रेशियो एनालिसिस मतलब कि अनुपात विश्लेषण का या तो उद्देश्य लिख दीजिए 5 नंबर में, या तो बोल देगा लिमिटेशन मतलब क्या सीमाएं लिख देने के लिए किसका, अनुपात विश्लेषण के, या तो आपको बोलेगा अनुपात विश्लेषण का महत्व लिखने के लिए। इस चैप्टर में अनुपात विश्लेषण का महत्व, उद्देश्य और सीमाएं तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, तीनों के तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप किस चैप्टर से, इस चैप्टर से तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और आपको क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या अंतर है वो बताइए, त्वरित अनुपात और वर्तमान अनुपात में क्या अंतर है वो बताइए। इस चैप्टर से और ज़्यादा आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। 15 चैप्टर हो गया। अंतिम है एक आपको 16 नंबर चैप्टर परिभाषा, देखिए आपको, जिसमें आपको परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ 5 परिभाषा याद करिएगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा परिभाषा, सिर्फ और सिर्फ 5 परिभाषा नहीं होगा तो कम से कम 5 परिभाषा याद कर लीजिएगा।
नॉन कैश आइटम किसको बोलते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोपोज डिविडेंड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब जितना हम दिए हुए हैं इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो है ना आपको सबसे ज़्यादा पूछता है कुछ एग्जाम्पल, पूरे संपूर्ण बुक में कोई किसी से पूछता है एग्जाम्पल पूछता है, वो भी इस चैप्टर से। वो किस चैप्टर से? कैश फ्लो से। पहला एग्जाम्पल याद करिएगा आप, या समझ लीजिएगा कि कैश फ्लो रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल दीजिए, समझे। फिर आ जाएगा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया आपको कि नकदी आपको प्रवाह और नकदी बहिर्वाह से आपका एक एक एग्जाम्पल दीजिए, समझे। उसके बाद आ जाएगा आपको कि कैश इनफ्लो मतलब परिचालन प्रक्रिया से जो नकदी प्रवाह होता है उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। फिर आ जाएगा आपको कि परिचालन आपको प्रक्रिया से, हिंदी आप लिख दीजिए, परिचालन प्रक्रिया का एक बहिर्वाह नकदी बहिर्वाह का एग्जाम्पल दीजिए, एक नहीं दो पूछेगा। फिर आ जाता है आपको कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दो दो एग्जाम्पल दीजिए, मतलब क्या निवेश गतिविधि क्या होता है उसका दो एग्जाम्पल दीजिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है उसका दो एग्जाम्पल दीजिए, मतलब उदाहरण दीजिए। तो ये उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछता है इस चैप्टर में से, तो इस चैप्टर का उदाहरण आप जो है ना रट जाइए। फिर आपको एक क्वेश्चन सिर्फ याद करने की जरूरत पड़ेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि रोकड़ प्रवाह विवरण का महत्व क्या होता है, या रोकड़ प्रवाह विवरण का जो है आपको उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं हम रोकड़ प्रवाह विवरण, वो बताइए आप। इतना पूछेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल का आपको जो है ना आपको हम लिंक दे देंगे। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बहुत बंदा रहता है बनाता है, बहुत बंदा रहता है नहीं बनाता है, तो अगर बनाना चाहते हैं उसका लिंक दे देंगे, वो आप बना लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच।